क्लास 6-7 में हमने पढ़ा था लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। वो एक एक्सपेरिमेंट भी था, कैंडल और कार्डबोर्ड में होल करके हम लोग दूसरे साइड से जब देखते थे तो हमें नज़र आता था लाइट प्रोपागेट कर रहा है, और बीच का कार्डबोर्ड जब हम शिफ्ट कर देते थे तो हमें लाइट अपोजिट साइड से दिखाई नहीं देता था। ये एक्सपेरिमेंट उस समय इस बात को प्रूव करने के लिए था कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, लेकिन हर चीज़ की कुछ सीमाएं, लिमिटेशंस होती हैं। जैसे आपने क्लास 11th में जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था तो आप बड़े खुश हुए थे कि लॉज ऑफ मोशन हम अप्लाई कर पाएंगे। जब यही बात अल्बर्ट आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में की गई तो वहाँ कहा गया कि न्यूटनियन मैकेनिक्स, न्यूटन लॉज बेसिकली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ट्रू हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कुछ और नया होता है। उसी तरह से अब जब हम लोग रे ऑप्टिक्स में स्टेट टेंडेंसी ऑफ लाइट, प्रोपगेशन ऑफ लाइट को ले करके चल रहे थे, जब वेव ऑप्टिक्स की बात आई तो यहाँ पर हम जब डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो ऐसा है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता, उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं पहले डायग्राम में एक सोर्स से जो लाइट जा रहा है एक एपरेचर के थ्रू, दोनों साइड ज्योमेट्रिकल शैडो बना रहा है। इस साइड भी आपका ज्योमेट्रिकल शैडो दिख रहा है, इधर भी आपका ज्योमेट्रिकल शैडो दिख रहा है, बीच में ब्राइटनेस दिख रहा है। लेकिन यही एपरेचर को अगर हम स्मॉल कर दें तो शार्प कॉर्नर से क्या होगा, तो लाइट देखिए, अगर आपने एपर्चर को छोटा किया तो स्ट्रेट लाइन के ट्रेवल के अनुसार, स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन के अनुसार ब्राइटनेस सिर्फ इतने पार्ट में ही रहना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि शार्प कॉर्नर से लाइट रेज बैंड करेंगे और बैंड करके वैसे रीजन में भी एंटर कर जाएंगे जो ज्योमेट्रिकली अलाउड नहीं है, ज्योमेट्रिकल शैडो के रीजन में भी जा करके वो अपीयर हो जाएंगे। तो यही फेनोमेना, द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द शार्प कॉर्नर एंड स्प्रेडिंग इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो इज बेसिकली नोन एज डिफ्रैक्शन। यानी डिफ्रैक्शन वह फेनोमेना है जो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन की बात जो हम कहते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, उसको लिमिट करता है। अगर हम यही बात वेव के टर्म में और वेव फ्रंट के टर्म में समझने की कोशिश करें, दूसरा डायग्राम जो दिखाया जा रहा है, वेव ऑप्टिक्स में लाइट को रे या पार्टिकल नहीं मान करके वेव माना गया है, और अगर लाइट को वेव मान के चलें तो वेव फ्रंट वहाँ से प्रोपागेट करते हैं। वेव फ्रंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो एक वीडियो में मैंने बताया है और भी जगह आपको इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगे। तो एक सोर्स से वेव फ्रंट निकला, ये वेव फ्रंट इस तरह से जाएगा अगर एपर्चर वाइड हो तब, ओके। और यहाँ भी आप देखो ऊपर के रीजन में बन जाएगा क्या, ज्योमेट्रिकल शैडो, यहाँ भी ऊपर और नीचे दोनों तरफ ज्योमेट्रिकल शैडो बन जाएगा, ब्राइटनेस सिर्फ इस पार्ट में रहेगा। लेकिन वही एपर्चर अगर कम कर दें, होल को पिन होल टाइप का बना दें, तब ऐसे केस में जो वेव फ्रंट जाएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा और आपको अल्टरनेट पोजीशन पे ब्राइटनेस एंड डार्कनेस दिखाई देंगे, ओके, स्क्रीन पे। ये जो फेनोमेना है वंस अगेन डिफ्रैक्शन कहा जाएगा, इस फेनोमेना को डिफ्रैक्शन कहेंगे। अब बात ये आती है कि डिफ्रैक्शन सभी वेव के लिए ट्रू है, तो यस। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल डिफ्रैक्शन का आप साउंड वेव के साथ देखेंगे। आप क्लासरूम में बैठे हुए रहते हैं, बाहर से कोई नॉइज आता आपको सुनाई देता, आप अपने रूम में कुछ बैठकर कर रहे होते हैं, देख नहीं पाते, फिर भी बाहर की आवाज़ें आप तक आती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो गेट या विंडो है उसका एपर्चर की बात करेंगे तो कुछ मीटर के आसपास होता है, और वही चीज़ अगर हम वेवलेंथ ऑफ साउंड की भी बात करें तो वो भी कुछ मीटर के टर्म में होता है।
तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड साइज ऑफ एपर्चर दोनों मैच कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड साइज ऑफ एपर्चर दोनों मैच कर रहे हैं। अगर ऐसा हो कि ऑर्डर ऑफ एपर्चर एंड साइज ऑफ वेवलेंथ दोनों मैच करे तो मैच करने के कारण डिफ्रैक्शन का ये कंडीशन बन जाता है और तब डिफ्रैक्शन इजीली ऑब्जर्वेबल हो जाता है। ओके, लाइट के केस में भी डिफ्रैक्शन होता है, बट आपको बाहर जो बंदा है वो दिखाई नहीं देता। हाँ, वह भी दिख पाता अगर शार्प कॉर्नर से लाइट बैंड होकर के आपके आइज तक आ जाते। लेकिन इसके लिए एपर्चर का जो साइज होना चाहिए था वो काफ़ी फाइन होना चाहिए था। ओके, लाइट के डिफ्रैक्शन को अगर देखना है तो कुछ नहीं, आप दो शार्प ब्लेड ले लीजिए, दोनों को इस तरह से प्लेस कर लीजिए और येलो फिलामेंट वाला लाइट, येलो फिलामेंट वाला लाइट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो मोनोक्रोमेटिक लाइट जैसा होगा। वाइट कलर का लाइट जो होता है पॉलीक्रोमेटिक होता है, उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा ऑब्जर्व करना। तो जब आप फिलामेंट को देखेंगे तो आपको इसी तरह से दिखेगा, बीच में ब्राइट फिर गैप फिर ब्राइट फिर गैप, इस तरह से इसको पैटर्न बोलते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको वहाँ पर ऑब्जर्व होगा। ओके, सो यहाँ पर डिफ्रैक्शन बेसिकली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेनोमेना लाइट का जो आपको मैं बता रहा हूँ। अभी डिफ्रैक्शन आपके पास बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक तो डिफ्रैक्शन आप जिसको हम साइंटिस्ट के नाम पे फ्रेजनेल्स डिफ्रैक्शन कहा जाता है। पहला डिफ्रैक्शन फ्रेजनेल्स डिफ्रैक्शन और दूसरा डिफ्रैक्शन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। ये फ्रेजनेल्स डिफ्रैक्शन क्या है और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं टाइप। तो दोनों डिफ्रैक्शन के लिए कुछ कंडीशन दिए गए हैं जो आपको है ना याद रखने हैं। पहला चीज़, फ्रेजनेल में आप याद रखेंगे टर्म क्या, फाइनाइट। और जब फ्राउनहोफर की बात हो तो आप याद रखेंगे क्या, इनफाइनाइट। क्या चीज़, फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या है ना। तो बेसिकली डिस्टेंस या गैप है ना बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन आपको दिख रहा था। इस जगह पे स्लिट है, यहाँ पर स्क्रीन है, ये गैप की बात कर रहे हैं। ओके, सो अगर हम यहाँ दिखा रहे हैं जो डिफ्रैक्शन उसकी बात आप करेंगे तो वैसे केस में क्या है कि ये डिफ्रैक्शन बेसिकली फ्रेजनेल्स डिफ्रैक्शन है, क्योंकि सोर्स से लेकर के स्लिट तक का डिस्टेंस क्या है, फाइनाइट है। और स्लिट से लेकर के स्क्रीन तक का भी डिस्टेंस फाइनाइट है। ऐसा कैसे पता चला, क्योंकि जो वेव फ्रंट है यहाँ पर स्फेरिकल वेव फ्रंट है, डिफ्रैक्शन के बाद भी स्फेरिकल ही रह गया, डिफ्रैक्शन के बाद भी स्फेरिकल ही रह गया। इसलिए आप इसका नाम क्या देंगे, तो दैट इज फ्रेजनेल्स डिफ्रैक्शन। ये फ्रेजनेल्स डिफ्रैक्शन वाला टाइप होगा। ओके, अब हम लोग फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन की बात करें तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के लिए आपके पास क्या कंडीशन होना चाहिए। तो जैसा कि दिख रहा है कि आपको इनफाइनाइट डिस्टेंस किसके किसके बीच, सोर्स एंड स्लिट के बीच, साथ ही साथ स्लिट और स्क्रीन के बीच। जैसे हमने यहाँ पर एक सोर्स एज्यूम कर लिया, स्लिट हम अगर यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अभी स्क्रीन भी एक लेना पड़ेगा। तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के लिए आप एक स्क्रीन एज्यूम कर लीजिए इस जगह पे। वेल, बढ़िया। इस सोर्स से बेसिकली स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेंगे। स्फेरिकल तब तक रहेगा जब तक डिस्टेंस फाइनाइट रहेगा, और अगर ये डिस्टेंस क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया है ना, तो स्फेरिकल
या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स अपने सोर्स से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक पहुँचते पहुँचते कैसे हो जाते हैं, तो प्लेन हो जाते हैं। इस तरह का प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। वंस अगेन इस स्लिट से जब वेव फ्रंट निकलेगा तो ये वेव फ्रंट आप देखोगे तो ये वेव फ्रंट कैसा है, स्फेरिकल है, यानी स्फेरिकल रहेगा। और यही जब अपने स्लिट से बहुत दूर तक जाएगा तो वैसे केस में ये वेव फ्रंट प्लेन बन जाएगा। और बिकॉज ये प्लेन हो गया मतलब आप यहाँ पर डिस्टेंस कितना ले रहे हैं, तो ये इनफाइनाइट। तो आप यहाँ देखें कि जब सोर्स एंड स्लिट एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैसा रहे, इनफाइनाइट रहे, तब आप कह सकते हैं कि वो जो डिफ्रैक्शन है वो कौन सा डिफ्रैक्शन है, तो वो डिफ्रैक्शन आपका फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन कहलाएगा। ओके, अभी फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन के लिए लेबोरेटरी में अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे। हमको डिस्टेंसेस इनफाइनाइट चाहिए। अगर इनफाइनाइट फिजिक्स का कंसेप्ट पे लिया जाए, मतलब बहुत दूर, अगर बहुत दूर का डिस्टेंस लिया जाए तो लाइट की इंटेंसिटी हो सकती है कि इतनी कम हो जाए कि आपको उसकी इंटेंसिटी दिखाई ही न दे। तो वैसे हालात में हमें चाहिए यही कंडीशन, मतलब आप जिस स्लिट की बात कर रहे हैं, अच्छा यहाँ स्लिट थोड़ा सा वाइड दिखाते हैं, एक्चुअली कंसेप्ट को दिखाने के लिए। स्लिट वाइड है नहीं, है ना, फिर भी कंसेप्ट को दिखाने के लिए मैं यहाँ यहाँ सोर्स को, है ना, क्लोज बाय प्लेस करेंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं, फाइनाइट डिस्टेंस पे ही। हम थोड़ा सा रे वाला कंसेप्ट लेकर के चलते हैं, रे ऑफ लाइट निकलेगा। स्क्रीन को भी थोड़ा पहले लेकर के आएंगे, यानी स्क्रीन आपका कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ से जो प्लेन वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट मिले, उनको आपको प्लेन बनाना है। आपको मालूम है स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए रे जो होते हैं वो आपको कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग हो सकते हैं, और प्लेन वेव फ्रंट के लिए जो रे होते हैं वो बेसिकली पैरेलल होते हैं। ओके, तो आपको इस तरह का ड्राइंग दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। अब ऐसा कब होगा कि जो रे है ओके वो कन्वर्ज करके कैसा हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो ऐसा तब होगा जब आप एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे और सोर्स को उसके फोकस पे रख देंगे, तब जो रे है आगे जा कर के पैरेलल बीम बदल जाएगा। अभी ये डिस्टेंस पे थे, ठीक है, और अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस रखते तो ऐसा है कि प्लेन वेव फ्रंट जा कर के वहाँ पर इंटेंसिटी जो देता वो प्रॉपरली फोकस नहीं हो पाता, क्लियरली दिखाई नहीं दे पाता। तो ये जो आपके पैरेलल बीम है ना, इनको भी स्क्रीन पे क्लियरली ऑब्टेन कर लेना है। तो वैसे केस में हम एक और लेंस की बात करेंगे, एक और कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस यूज कर लेंगे। और ये कन्वर्जिंग लेंस करेगा क्या वो देख लेते हैं। तो ये कन्वर्जिंग लेंस स्क्रीन पे इसको ले जा कर के कन्वर्ज कर देगा, यानी यहाँ पर आपको इंटेंसिटी दिखाई देगी। और अभी तो बात कर रहे थे, है ना, कि आपको कॉर्नर से भी लाइट रेज बैंड करेंगे। तो दोनों कॉर्नर से लाइट रेज को बैंड करता हुआ दिखाया आपने, तो वो जा कर के कहीं दूसरी ओर, है ना, मिलेगा। ऐसा है कि केवल एक ही तरफ नहीं, इस तरह का फेनोमेना आपको ईदर साइड ऑफ दी स्क्रीन मिल सकता है। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी आकर के मिले, दोनों साइड स्प्रेड होगा। इसको वेव फ्रंट के टर्म में भी आप समझ सकते हैं, रेज के टर्म में तो आपने समझ लिया। यहाँ पर जो प्लेन वेव फ्रंट आया, वो प्लेन वेव फ्रंट एक बार कन्वर्ज होकर के
इस पॉइंट पे मिल गया। दूसरा प्लेन वेव फ्रंट हम इसको डिनोट करें, ये भी कन्वर्ज होकर के इस पॉइंट पे मिल गया। और इस तरह से लैब वाले कंडीशन में आपने क्या कर लिया, ऑब्टेन कर लिया। किस चीज़ को ऑब्टेन कर लिया? तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। अब आपको स्लिट से सोर्स तक का डिस्टेंस इनफाइनाइट रखने की ज़रूरत नहीं। आपने लेंस जो प्लेस किया उसके कारण ये डिस्टेंस हम फाइनाइट मेंटेन कर सकते हैं। और आपको स्लिट से लेकर स्क्रीन तक का भी डिस्टेंस इनफाइनाइट रखने की ज़रूरत नहीं, लैब में उसको फाइनाइट रख सकते हैं। फाइनली आपको ऑन द स्क्रीन डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देगा। तो अगले वीडियो में इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन, एनालिटिकल ट्रीटमेंट भी हम लोग देखेंगे और तब हम यह भी पता करेंगे कि जो पैटर्न बना, जो फ्रिंजेज बने, उसके विड्थ में क्या रिलेशन होगा। आई होप आपको डिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो टर्म्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस।